बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप अच्छे होंगे। मैं इस वक्त लाइव हूं आपके साथ बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफर्ड हमारा ऑफिस है जी, वहां से आपके साथ लाइव हूं। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बारी लॉ एसोसिएट यूट्यूब के ऊपर। और यही हमारा जो बारी लॉ एसोसिएट है वो ऑब्वियसली तमाम सोशल मीडिया पे भी हम हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन। और बहुत से सवाल आपके आए हुए थे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मैं आपके सवाल जो हैं जो यहाँ पे चलेंगे मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी जवाब दे सकूँ। लेकिन उससे पहले मैं जिन दोस्तों ने सवाल अपने छोड़े हुए थे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं पहले उनके सवालों के जवाब दूंगा। और अगर यहाँ पे मैं आपके सवाल का जवाब ना दे सकूँ तो आप काइंडली यूट्यूब के चैनल पे सवाल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लाइव सेशन करता हूँ तो सबसे पहले मैं यूट्यूब के सवालों के लाजमी जवाब देता हूँ। और अगर किसी को प्रॉपर कोई इमिग्रेशन एडवाइस चाहिए हो तो आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं। ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है। और अगर आप ऑफिस में नहीं आ सकते हैं, फासला ज़्यादा पड़ता है, तो आप फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे और जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी मौजूद है। और फ़ोन कंसल्टेशन बुक करने के बाद जो है हम आपके सवालों के जो जो भी आपको लीगल एडवाइस चाहिए होती है वो हम लाजमी प्रोवाइड करते हैं जी। अच्छा जी, ये इसके हवाले ये जो वीज़ा के हवाले से ये किसी का सवाल था जी कि सवाल मैं पढ़ दूं आपके लिए कि जी ये कहा है किसी ने कि जी कि हमने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था, और स्पाउस वीज़ा को अप्लाई किए हुए तकरीबन जो हैं ये इन्होंने वीक्स लिखे हैं जी कि कोई 11-12 वीक्स उन्होंने लिखा जी कि 12 वीक्स हो गए हैं, तो अभी कितना टाइम और लगेगा। देखिए, जो स्पाउस वीज़ा का आजकल मुझे नहीं पता आपने जो जिस वक्त आपने अप्लाई किया था उस वक्त क्या एवरेज जो एस्टिमेटेड टाइम था क्या चल रहा था, लेकिन जो आजकल का एस्टिमेटेड टाइम है जो होम ऑफिस की जानब से दिया गया टाइम है वो है जी 24 वीक्स जो है। सो स्पाउस वीज़ा की जिस वक्त आप एप्लीकेशन करते हैं तो उसके बाद आजकल जो है वो उसके ऊपर 24 वीक्स जो हैं वो लग रहे हैं जी। अच्छा जी, ये एक और इसी हवाले से एक सवाल है जी कि फैमिली परमिट जो है वो साहब ने लिखा है जी कि उन्होंने अप्लाई किया था, और सऊदी अरब से वो कह रहे हैं जी कि मेरा ताल्लुक़ सऊदी अरब से है और मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था फैमिली परमिट के लिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और आपने लिखा है जी कि आपने 30 नवंबर 2021 को गालबन आपने अप्लाई किया है। और वीज़े के आपने आगे की लाइन लिखी है कि जी वीज़ा के क्या चांसेस हैं। देखिए, चांसेस तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कोई नजूमी तो मैं हूँ नहीं, तो ना ही मैं कोई अल्लाह का नेक बंदा हूँ कि मुझे रात को कोई ख्वाब आएगा तो मैं अगले दिन बता सकूँ आपको। जो आपके केस की जो सिचुएशन है जो वो आपके वकील साहब जिन्होंने अप्लाई किया है वो ही आपको बेहतर बता सकते हैं। सो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने जितना टाइम आप बता रहे हैं कि फैमिली वर्क परमिट को अप्लाई किए हुए हो गया है आपको, तो उसमें यह है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि जी हो गया, तकरीबन आपको 10 महीने प्लस हो गया है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप अपने वकील से कंसल्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या उनको एक्नॉलेजमेंट आया था जिस वक्त उन्होंने फैमिली परमिट अप्लाई किया है आपका, और वो कौन सी बेसिस पे किया है। आपकी जो मिसिज़ हैं क्या वो स्टिल यूके में हैं, चूँकि वो जैसे आपने कहा जी कि वो यूरोपियन थी, तो क्या वो यूके में ही हैं और उसके बाद आपने सऊदी अरब से अप्लाई किया, क्योंकि आपका सवाल जो है वो इतना क्लियर है नहीं जो जो आपने लिखा है। सो बहरहाल आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पहले जानिए, फिर उसके बाद आप जो है अगर वकील आपके पास कोई नहीं होगा तो आप फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ये सवाल है जी इनका। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ कैन यू मेक अ वीडियो अबाउट असाइलम फर्दर सबमिशन एंड देयर वेटिंग टाइम। सो देखिए, असाइलम के हवाले से जो उसकी सबमिशन आती है उसका आपने फर्दर सबमिशन की आपने बात की है।
सो होता क्या है कि जो जब कोई असाइलम करता है, उसको असाइलम अगर उनका रिफ्यूज़ हो जाता है, सो उसके बाद जो अपील राइट मिलते हैं, जो तमाम इस तरह के जितने राइट्स होते हैं, जिस वक्त वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब वहाँ पे कुछ बचता नहीं है, तो फिर उसके बाद जो है वो फ्रेश एप्लीकेशन जो है जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं या जो आपने की है, आप फ्रेश एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो उसमें वो मोस्ट केसेस में यही है कि वो कॉम्प्लेक्स सेक्शन में चली जाती है। चूँकि उन्होंने जो पहला असाइलम का प्रोसेस होता है वो बड़ा फास्ट ट्रैक के ऊपर वो चलाते हैं और वो जल्द अज जल्द जो है वो रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। सो उसमें जो है वो जो जो ये फ्रेश एप्लीकेशन आती है, ये चूँकि ये कॉम्प्लेक्स सेक्शन में चली जाती है, वो भी तंग पड़ जाते हैं कि ये क्या बार बार जो है वो फ्रेश एप्लीकेशनें करते हैं। सो मोस्टली फ्रेश एप्लीकेशन का अगर जवाब आ भी जाए, सो सेकंड और थर्ड कई लोग एप्लीकेशन डाल देते हैं, तो उसमें वो अक्सर जो है वो साल जो है साल डेढ़ साल तक जो है कहीं उसका जवाब नहीं आता है। सो आप में इसमें फर्दर सबमिशन का यही आ जाता है और उसका जो वेटिंग टाइम है वो 6 to 8 मंथ नॉर्मल टाइम होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बहुत से केसेस में जो है वो टाइम लग जाता है। ये जितने दोस्त इस वक्त मुझे यहाँ पे मैसेज भेज रहे हैं जी, मैं पहले जो कल जिन लोगों ने मैसेज भेजे हुए हैं, मैं पहले उनकी प्रायोरिटी है, मैं उनको जवाब दूंगा। अगर मेरे पास आज टाइम बच गया तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, वरना बेटर यही है कि आप जितने सवाल मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं आप काइंडली यूट्यूब के चैनल पे छोड़ दीजिए, ताकि मैं जिस वक्त मैं लाइव हूँगा मैं आपको वहाँ पे लाजमी मैं जवाब दूंगा जी। अच्छा जी, ये एक और इसी ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल के हवाले से सवाल है जी किसी का। उन्होंने लिखा जी कि सर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में 14 दिन में जवाब आ जाता है या नहीं। देखिए कई चीज़ें होती हैं, उसमें आप लोग ज़्यादा बेसब्रे हो जाते हैं। सो बहुत से केसेस में जहाँ पे 6 से 8 माह लोगों के लग रहे होते हैं कि कई एप्लीकेशन भी इतना टाइम लगता है, लेकिन कई लोग जो हैं वो ऐसा मैसेज करते हैं कि जी मैंने तो 17 अगस्त को बायोमेट्रिक देखे हैं, तो आज 25 अगस्त हो गई है, तो वो मेरा तो 15 दिन हो गए जवाब नहीं आ रहा। सो इसलिए वो आप उन लोगों को देखा करें जिनके केस के फैसले 8-8 माह से नहीं आ रहे होते हैं। सो इसलिए ये जो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल का आपने लिखा है 14 डेज, अब एक तो मुझे नहीं पता कि आपने जिस वक्त एप्लीकेशन की है प्री एक्शन प्रोटोकॉल की, वो किस वक्त की है, थ्रू ईमेल की है या उनको जो है वो आपने बाय पोस्ट भेजी है, नंबर 1। फिर सेकंड, जिस दिन अगर आपने भेजी होगी उसके बाद अगला वर्किंग डे जो आता है या सैटरडे संडे आए थे, सो ये सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। सो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वो कोशिश करते हैं कि आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो जवाब दें, लेकिन वो पाबंद नहीं है कि जी कि वो आपको जिस दिन आप एप्लीकेशन करें तो विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर वो आपको अप्लाई करें, वो पाबंद नहीं है। लेकिन ये है कि वो कोशिश यही करते हैं कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जितनी जल्दी जो है वो फैसला आपका दे सकें जी। अच्छा जी, और ये ब्रिटिश चाइल्ड के हवाले से ये एक सवाल है जी, मैं उसको भी पहले पढ़ लूँ। उन्होंने लिखा जी कि कैन आई अप्लाई फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट बिकॉज आई डू नॉट हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स वर्क लाइक ये NABC लिखा है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है उस वो आपके पास अगर नहीं है तो आप उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो वहाँ पे मिल जाती है। आपके पास हॉस्पिटल का रिकॉर्ड होगा जहाँ पे बर्थ हुई है, जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, तो वो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद आपने वो जो है बर्थ सर्टिफिकेट अगर पहले आपसे लॉस्ट हो गया है, कहीं पे घर में गुम गया है या जो भी सिचुएशन है, सो उसमें ऐसा कोई इट्स नॉट अ बिग डील। आप जो है वो लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस से रब्ता करके आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है, जो भी इनकी फीस होती है वो पे कीजिए एंड यू कैन गेट डुप्लीकेट कॉपी। सो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं जी कि उसके बगैर आप अप्लाई करें, सो बेटर यही है कि आप उसके बगैर अप्लाई करेंगे तो वो भी आपसे डिमांड यही करेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट भेजें। वहाँ पे भी आप अगर यही उनको लाइन बताएंगे तो आप अपना खामखा में टाइम वेस्ट करेंगे। सो बेटर यही है कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है बच्चे का, वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो वहाँ से दोबारा बनवा लीजिए और वो उसमें कोई इश्यूज नहीं होते उनको डुप्लीकेट कॉपी उनको देने में। अच्छा जी, ये स्पाउस वीज़े का एक सवाल है जी, ये इसमें लिखा है उन्होंने जी कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल गफूर, होप यू आर ओके, माय बायोमेट्रिक वाज डन ऑन 17 अगस्त। देखिए 17 अगस्त अगर तो आपको लास्ट ईयर का हुआ है तो आप फिर तो बिल्कुल फिक्रमंद हो जाएं। अगर आपको भाई साहब 17 अगस्त आपको अभी हुए हैं, 17 अगस्त, आज 26 अगस्त है, पहले भी इसी में मैं अर्ज कर रहा था, 17 अगस्त और आज 26 अगस्त है,
ਐਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना फौरी तौर पर तो यूके आना है। बेगम से अपनी वीडियो कॉल कर लें या कुछ और कर लें आप, अभी तो आपको 10 दिन भी नहीं हुए, अभी कम से कम आपको 6 माह 6 मंथ तक जो है आपको वेट करना है। तो उत्थे ही तुसी कोई जड़ा ना जे गुजारा करो जिथे तुसी बैठे हो पाकिस्तान ना। तो गुफार भाई ये आपने बार बार ये सवाल 8-10 मरतबा सेम मेरे हाल मैसेज लिखा कि 4-5 मैसेज आपके आए हुए थे। सो स्पाउस वीज़े का एस्टिमेटेड टाइम है जी 6 महीने, 6 मंथ कम से कम टाइम है। तो फिलहाल तुसी उत्थे ना अपना उत्थे गुजारा करो किसी चीज़ के नाल। अच्छा जी राइट, ये फिर आपने लिखा हुआ जी गिव मी आंसर प्लीज़, ये आपका आंसर आपको दे दिया जनाब। अच्छा जी, ये चैरिटी वर्कर वीज़ा के हवाले से ये किसी का सवाल था। चैरिटी वर्कर वीज़ा के हवाले से मेरी जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है, काइंडली जिन्होंने नहीं देखी वो लाजमी देखिएगा, उसमें आपको बहुत सी जो है चीज़ें इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएंगी। सर इस वीज़ा में एम्बेसी हमारा इंटरव्यू भी लेगी कि नहीं? अच्छा, ये चैरिटी वर्कर वीज़ा के हवाले से था कि जी कि क्या इसमें इंटरव्यू होता है कि नहीं। देखिए चैरिटी वर्कर वीज़ा का एक तो वो आप वीडियो देखिए, उसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो स्पॉन्सर वीज़ा, स्पॉन्सर उसका कैसे अप्लाई होता है सबसे पहले तो। अच्छा, उसके बाद ये है कि इंटरव्यूज़ मोस्ट केसेस में नहीं होते आजकल ना, कोई भी जो वीज़ा है, लेकिन वो रैंडमली आपको कॉल कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस में यही आया है कि अब काफ़ी अर्सा से जो है ये इसमें चाहे वो चैरिटी वर्कर वीज़ा है या कोई सा भी वीज़ा है उसमें इंटरव्यू वगैरह जो है वो कॉल नहीं आती, लेकिन आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डाउट हो या कोई ऐसी चीज़ें हो तो वो आपका बिल्कुल इंटरव्यू भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ अगर निकलती है तो। अच्छा जी, ये स्केल अप वीज़ा के हवाले से एक ये सवाल है जी ये साहब का। ये एक न्यू रूट है जी स्केल अप वीज़ा जिसको कहते हैं, न्यू यूके स्केल अप वीज़ा जो है ये 22 अगस्त से जो है ये नया स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है ये जो बड़े लेवल की कंपनीज होती हैं, जो ज़्यादा जिनके पास स्टाफ होता है या जो हाई लेवल किस्म का काम कर रही होती हैं, तो उनके हवाले से ये जो है स्केल अप वीज़ा जो है ये क्वाइट गुड होगा। ये इसमें जो है क्या इसमें आता है जी स्केल अप वीज़ा ओपन फॉर हाई ग्रोथ कंपनीज हैं इसमें, और इसमें जो एक एक्सेप्शनल टैलेंट के लोग होते हैं जो पूरी दुनिया में इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला जो स्केल अप वीज़ा है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जो इकोनॉमी पे काम करते हैं, टेक्नीशियंस हैं इसमें आप इसके अलावा फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, ये अगर आपका इस फील्ड से हवाले ये जो मैंने मेंशन किए हैं अगर उनमें से आप किसी से भी आप रिलेटेड हैं तो देन दिस न्यू यूके स्केल अप वीज़ा जो है जो 22 अगस्त को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है होम ऑफिस की जानिब से, तो ये जो है ये क्वाइट गुड होगा वो उन लोगों के लिए जो एक्सेप्शनल टैलेंट है जिनके अंदर वर्ल्ड वाइड जो है। सो पाकिस्तान एंड इंडिया जो है दोनों कंट्रीज इस हवाले से बड़ा वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट, प्रोग्रामर्स जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, आर्किटेक्टर्स जो हैं, ये टेक्नीशियंस जो हैं, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में। सो अपने कंट्रीज़ के हवाले से ये है कि इनको लाजमी जो है वो देखना चाहिए। मेरे पास तो स्पॉन्सर नहीं है, मैं सब वकील हूँ, मैं सब आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस करूँगा, लेकिन आप लोग ऑनलाइन सर्च करके जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे बिल्कुल आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। और इसी हवाले से एक सवाल है जी है सर, मेरा इंडिया से है, मैं वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, फिर मैंने एप्लीकेशन का विड्रॉ कर ली लेकिन हमारा पासपोर्ट यूके एम्बेसी में मिसप्लेस हो गया है, तो क्या हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेकर इंडिया आए थे 2013 में, हमको यूके आना है, मेरी वाइफ GNM डिप्लोमा किया हुआ है इंग्लिश मीडियम में और अभी वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब में है, हेल्थ ऑफिसर। अच्छा सर, आपकी पूरी लाइन है मुझसे पढ़ी नहीं जा रही है, मैं समझ नहीं आ रही, लेकिन देखिए होता क्या है, मैं ऑब्वियसली लोग बाज़ का मैसेज लिखने में डरते भी हैं, बाज़ का सही बात लिखते नहीं हैं, बताते भी नहीं हैं। सो अगर आपको यहाँ पे मैसेज करने में
या फ़ोन करने में दिक्कत होती है कई लोगों को कि जी कि हम आपकी प्राइवेसी होती है, जो आपकी प्राइवेसी है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हमारे लिए बड़ी अहम होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें बाय लॉ भी हमें इजाज़त नहीं होती कि जी कि आपकी जो है कोई प्राइवेट आपका नेम या आपकी कोई किसी बात को जो है हम वो यहाँ पे ओपन बात कर सकें। लेकिन उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप फ़ोन कॉल हमें करके वहाँ पे आपकी प्राइवेसी वहाँ पे हम मलहूज़ खातिर रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो ये जो लाइव प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे ओपनली बात करना पड़ती है। सो जैसे आपने मेंशन किया है कि जी कि आप यूके में थे, तो उसके बाद आपका पासपोर्ट जो था वो होम ऑफिस वालों से गुम गया, ये वो सारा। तो हो सकता है ऐसे ही हो जैसे आपने लिखा कि जी के क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं जब यूके में आते हैं, वो आके जिस वक्त एक तो वो पासपोर्ट अपना खुद से घुमा लेते हैं, शो करते हैं कि जी वो गुम गया हुआ है, लॉस्ट हो गया है, लेकिन एक्चुअल उनके पास ही होता है। सो अक्सर लोग ऐसे कर लेते हैं कि जी कि ये ना हो कि जी हम पकड़े जाएँ, असाइलम करें या कोई भी चीज़ हो, तो अगर पासपोर्ट पकड़ा गया उनसे तो वो ये है कि वो एम्बेसी के थ्रू जो है वो उसकी वेरिफिकेशन करके आपको जल्दी जो है डिपोर्ट ना कर दिया जाए, रिमूव ना कर दिया जाए। अक्सर केसेस में ऐसा होता है, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वाकई सचमुच उन्होंने पासपोर्ट होम ऑफिस को भेजा होता है, लेकिन होता क्या है कि जी होम ऑफिस से पासपोर्ट वगैरह या डॉक्यूमेंट्स गुमते नहीं हैं। बहुत कम चांसेस होता है कि वो उनसे लॉस्ट हों, जैसे वो विंड रश प्रोग्राम में हुआ था कि उनसे डॉक्यूमेंट्स खो गए। सो एनीवेज, अगर जैसे आपने लिखा कि जी कि पासपोर्ट आपका लॉस्ट हो गया था और उसके बाद आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेके आप वापस इंडिया चले गए थे, तो अभी जो है आप वापस यूके में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो देखिए, वो जो पुरानी आपकी स्टोरी थी वो तो ख़त्म हो गई। आप पासपोर्ट लॉस्ट हो गया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपने ले लिए, आप वापस इंडिया चले गए। अभी आप जो अब न्यू आप वीज़े पे आना चाहते हैं, तो आप अगर तो आपने कोई पहले ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन किया है, अगर आपने कोई इमिग्रेशन के कानून को पहले तोड़ा होगा, तो फिर तो वो आपकी नई वीज़ा जब भी कोई सा भी वीज़ा, विजिट वीज़ा या कोई भी अप्लाई करेंगे, वो वहीं पे रिफ्यूज़ कर देंगे और आपको रीज़न भी लिखेंगे कि हम आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आपने कोई ब्रीच नहीं किया होगा, आप वॉलंटियर तौर पे आज़ादाना अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से वॉलंटियर आप वापस चले गए होंगे, तो उस तरह के केसेस में ये है कि वो आपके ऊपर बैन नहीं करते हैं, वो आपको बैन नहीं लगाते हैं या पाबंदी नहीं लगती। तो फिर ये है कि आपको जो है, लेकिन जब भी आप एप्लीकेशन करें, उनसे कोई बात मत छुपाइए, उनसे कोई बात हाइड मत कीजिए, जो जेन्युइन है सिचुएशन वो बताइए। वहाँ पे लिखा होगा हैव यू अप्लाइड प्रीवियस यूके वीज़ा, हैव यू रिफ्यूज्ड, वट एवर जो भी वो आपसे पूछें, आप उसका बिल्कुल सही जवाब जो है वो लिखिए। जी आपने अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपका वीज़ा मिल गया, आपने इतनी देर एक्स्ट्रा रहे, आप इतनी देर ओवरस्टे रहे, जो भी वो पूछें आप उनको बिल्कुल सच बताएंगे, तो वो आपको ये इमिग्रेशन ऑफेंस में या किसी और चीज़ में आपको आप स्टॉपल नहीं लगाएंगे, कोई बैन नहीं करेंगे आपको। लेकिन अगर आप कोई बात छुपाएंगे उनसे, कोई बात हाइड करेंगे, सो आप जो है वो उसमें आपके लिए मुश्किल आएगी। सो बेटर यही है कि जो जेन्युइन चीज़ को पूछें, आप उसका उनको ठीक ठीक जो है वो जवाब दीजिए। अच्छा जी, ये स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से था, ये यूके स्टूडेंट वीज़ा बैंक स्टेटमेंट एंड अकोमोडेशन का के हवाले से ये वीडियो थी एक हमारी। तो उसके ऊपर किसी का मैसेज था जी कि सर, आई हैव अप्लाइड फॉर माई स्टडी वीज़ा अलॉन्ग विद माई डिपेंडेंट पार्टनर, माई डिपेंडेंट रिसीव्ड पासपोर्ट विद अ स्टैम्प्ड वीज़ा, but I didn't receive any update from VFS yet, though I have received an email regarding my BRP dispatched to given address in the UK. Now what should I do? My intakes start from 19th September and I'm confused to whom I have to contact, VFS or UKVI through their paid services. I would be very thankful if you could suggest me regard. ये जी मैंने मैसेज आपका पढ़ लिया है और उसको मैंने टिक लाइक भी कर दिया है ताकि आपको पता चले कि मैंने मैसेज पढ़ लिया। देखिए, आपने और आपकी मिसिज़ ने, आपके पार्टनर ने, डिपेंडेंट ने आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, आपकी जो मिसिज़ हैं उनका वीज़ा जो है वो लग के आ गया, उन्होंने ਜਿਹੜੇ 2 ਨਫਲ ਵੱਧ ਪੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ बीवी ਦੇ ਉੱਤੇ कोई जुल्म किया होगा ना थोड़ा बहुत, बदवा लग गई ਤੁਹਾਨੂੰ बेगम जी। सबसे पहले तो आप अपनी बेगम से माफ़ी मांगिए और उन्हें कहिए जी कि बेगम तेरा वीज़ा लग के थे आ गया है, तो मैनू माफ़ कर दे। तो उसके बाद ही आप ये कीजिए कि एक तो आप जो है वो उसी पहले VFS वहाँ पे जहाँ से आपने रिसीव किया है, आप चेक कीजिए कि कहीं आपको वहाँ पे मिस ना हो गया हो आपका जो पासपोर्ट है। चूँकि आपने इकट्ठे अप्लाई किया और इकट्ठों की ईमेल आ गई है कि जी ये सारा है, लेकिन आपको पासपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, वो थोड़े किसी साले ने ना गैप कराता हो थोड़ा पासपोर्ट।
तो बहरहाल वो आपकी बेगम का आपको पासपोर्ट मिल गया है, आपको पासपोर्ट नहीं मिला, तो तुसी जड़ा ना जी पहले उतों पता करो, अगर वहाँ से ना मिले तो फिर आप UKVI वालों से रब्ता करें। आप जो इनका अबू धाबी, चूँकि पाकिस्तान का जितना एलोकेशन हब है जहाँ से वो वीज़ा सारा ऑपरेट करते हैं वो अबू धाबी से आजकल कर रहे हैं, तो वो आप उनको रब्ता कीजिए। अगर आपका कोई वकील है तो उन्हें कहें कि वो चूँकि थोड़ा काम को स्पीडी कर देंगे, उन्हें कहिए जी कि ऐसे आपका पासपोर्ट जो है वो नहीं आपको मिला, तो वो चेक करेंगे कि क्या वो वहाँ से डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि सम टाइम वो डिलीवर नहीं होता। और आजकल बहुत से विजिटर जो केस होते हैं, विजिट वीज़ा, उसमें रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो नहीं कई लोगों को मिल रहा, फिर कई लोगों के पासपोर्ट जो हैं वो भी आगे पीछे हो रहे हैं। सो आई डोंट नो क्या रीजंस हैं, लेकिन ये है, ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं ना जी, पहला ऑप्शन आप बेगम से माफ़ी मांगिए, दूसरा अपने साले के नाल करी लड़ाई नहीं पानी, तो तीसरा जड़ा है ना जी अपना वो जो आपका सेंटर है उनसे रब्ता करके UKVI को रब्ता कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जी वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से अबू धाबी से आपको मे बी डिलीवर ना हुए हों, तो उसके बाद जो है आपको मिल जाने चाहिए। अच्छा जी, और ये सवाल जो यहाँ पे चल रहे हैं, मैं उनके सवालों के आपके जवाब दूंगा, लेकिन आप उससे पहले जो है मैं देख रहा हूँ, ये मैं कोशिश करूँगा आपके तमाम सवालों के जवाब दूँ, लेकिन ये पहले YouTube वाले सवाल जो है मैं वो ख़त्म कर रही हूँ। नदीम साहब मुझे फूल भेज रहे हैं जी, नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ आपके फूल आए हैं, और ये सवालात भी मैंने अभी देखे हैं, काफ़ी सवालात चल रहे हैं। सो लेट मी फिनिश दिस। ये जो भाई साहब जो लोग टाइम लगा के यूट्यूब पे छोड़ते हैं सवाल, मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा करता होता हूँ कि यूट्यूब पे लाजमी छोड़ा करें सवाल। ये लाइव सेशन होता है, ये जो ही मैंने बंद करनी है वीडियो, ये सारी गायब हो जानी है, और जो यूट्यूब के ऊपर सवाल हैं वो ज़िंदा रहते हैं, सलामत रहते हैं, और मैं उनके सवालों के जवाब देता हूँ। ये वीज़ा एज अ पेरेंट ऑफ ए ब्रिटिश चाइल्ड, पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड वीज़ा जो था एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक हमारी वीडियो थी, उसके ऊपर जो है ये किसी का सवाल है जी। हाँ सर, मेरे पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है EEA का, और रिटेन्ड राइट्स हैं अनमैरिड पार्टनर के लिए, पार्टनर भी ले सकता है 3 साल की बेस पे बच्चा हो अगर, और साल अप्लाई। आपका जनाब, आपने सवाल आपका मुकम्मल पढ़ा नहीं जा रहा, आपने उर्दू में शायद लिखने की कोशिश की है। सो उसमें ये है कि देखिए, ये जो आप, चूँकि आप ऑलरेडी यहीं पे हैं, UK बेस्ड हैं आप प्री सेटलमेंट आपकी हुई है। ये जो वीडियो जिसके ऊपर आपने जिक्र किया है, ये वीडियो है जो ओवरसीज़ कंट्री, किसी UK से बाहर का जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, या जो UK के अंदर जो होते हैं और उनको सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। लेकिन आपके केस में ये है कि आपने जैसे जिक्र किया है कि बच्चे की एज 3 साल है, तो जिस वक्त बच्चे की एज 5 साल हो जाएगी, 5 ईयर्स हो जाएगी, तो दैन जो है वो आप जो है अपना सेटलमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी आपको वीज़ा मिला हुआ है, आपके पास ऑलरेडी प्री सेटलमेंट ऑलरेडी है। और उसमें आप ये वाला जो वीडियो है थी, ये वाला सवाल है, वो आपके ऊपर आता नहीं है, लागू नहीं होता। ये कुछ दोस्तों ने गिफ्ट भेजे हैं जीशान साहब ने, और ये जीशान साहब ने कोन भेजी है, कोन की ज़रूरत थी वैसे, कैमरा है, कोन है एंड बाउल है, वाह। और ये 2 फ्लैग हैं, ये पता नहीं किस चीज़ के होते हैं जी ये फ्लैग, ये कौन है, ये बूढ़ी अम्मा है या कौन है। तो आइसक्रीम का वाकई ये गर्मी हुई है यहाँ पे ब्रैडफर्ड में, और आइसक्रीम को वाकई दिल कर रहा है। मैं वैसे वनीला का शौकीन हूँ जी, वनीला आइसक्रीम मुझे कहीं पे भी नज़र आ जाए मैं भाग पड़ता हूँ, लेकिन मैं मीठा इतना खाता नहीं हूँ, लेकिन आपकी आइसक्रीम से जो है वो दिल कर रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने जनाब गिफ्ट भेजे हैं जी। अच्छा जी, ये भाई साहब, ये खान सनी साहब, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। 3 साल आपके हो गए हैं और बच्चा भी आपका 3 साल का है, तो उसके बाद 5 साल बाद बच्चे को भी सेटलमेंट मिलेगी। आपकी कौन का शुक्रिया, आपकी कौन का शुक्रिया, थैंक यू। और उसके बाद 5 साल बाद आपको भी सेटलमेंट आपकी भी हो जाएगी जी। अच्छा जी, और बहुत शुक्रिया जो दोस्त देख रहे हैं जी। 8 कोने तुसी मैंने शुगर करानी। पायल दास जी का सवाल है, पायल दास, इनका क्या सवाल है जी? उन्होंने लिखा है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनको नॉन अवेलेबल, ये नॉन बर्थ सर्टिफिकेट का लिखा है जी कि उसके बगैर सर्टिफिकेट होगा कि ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे पास नहीं है। देखिए, ये इस तरह का सवाल एक पहले भी आया था, मैंने उसका भी जवाब दिया है, आपका भी सवाल को मैं टिक कर दूं ताकि आपको लगे कि मैंने जवाब दे दिया।
देखिए बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी होता है जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं बच्चे की जो है या अपनी जो है जो भी, तो उसमें यह है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है सो इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने पहले भी अर्ज किया है, जो आपका लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे एक तो आपका हॉस्पिटल, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट तो लाजमी बना होगा, क्योंकि यहाँ का कानून ऐसा है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो पेरेंट्स जो है उसको मनाते हैं। चूँकि अब आपकी सिचुएशन ऐसी रही होगी, सेपरेशन होगी है, यहाँ पर अलहदा हैं या वो बाज़ का लॉस्ट हो जाता है, कुछ भी है, आपका अगर कोई वकील है तो आपने वकील से रब्ता कर लीजिए। अगर वकील नहीं है आपके पास तो जो भी हैं आप वहाँ पे एक लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस से रब्ता कीजिए और उन्हें सारी डिटेल्स दे के वहाँ पे अपना बच्चे का नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस वो सारा देंगे तो वो आपको डुप्लीकेट कॉपी उसकी निकाल देंगे। सो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है पायल दास जी, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छा जी, जी ये क्या सवाल। अच्छा जी, ये गीता मगर जी का सवाल है जी कि उन्होंने, गीता जी आपने लिखा है जी, आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन ओवरसीज, शुड आई अप्लाई फॉर अ चाइल्ड पोस्ट पासपोर्ट फॉर अ चाइल्ड वीज़ा एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट एज अ सिंगल मदर। जो है देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है और उसमें यह है कि बच्चे का अगर बाप जो था ब्रिटिश था तो ऑब्वियसली जो है वो बच्चा जो है वो टेक्निकली तो ब्रिटिश ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है वहाँ पे। तो आपने जैसे लिखा कि आप सिंगल मॉम है, मुझे नहीं पता आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं कि नहीं, बच्चे की एज क्या है और कितनी देर से आपकी सेपरेशन हो चुकी हुई है और इस वक्त आपके क्या सर्कमस्टांसिस हैं, क्या आपके हस्बैंड जो है वो उन्होंने क्यों नहीं पहले उसका अप्लाई किया। तो अब आप अगर अप्लाई करती हैं तो आप को डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इश्यूज आएंगे। सो ये इतना इजी मैटर नहीं है कि आप इसको खुद से जो है वो आप डील कर सकें। सो गीता जी व्हाट आई एडवाइस यू, तो बेटर यही है कि आप किसी वकील से रब्ता कर लीजिए। अगर कोई वकील नहीं है तो मैं यहाँ पे अपने आप को प्रमोट तो नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकती हैं। तो उसमें यह है कि फिर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जानकारी लेने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद हम लोग जो है वो आपके बिहाफ के ऊपर हम लोग अप्लाई कर देंगे जी। और जीशान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे इतनी कोने खिला दी हैं, कोन आइसक्रीम जो है। तो अगर मैं जब फर्स्ट टाइम गया ना बहुत साल पहले टर्की में, तो वहाँ पे कोन आइसक्रीम वाले जो लोग हैं वो बड़ा ड्रामा करते हैं। तो वो मुझे अंदाज़ा नहीं था उस वक़्त, बड़ी पुरानी कोई 10-12 साल पुरानी बात है, आई थिंक 2006-7 की बात। तो वो कोन को घुमा के ना ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके कहीं इधर लगा कभी इधर लगा, तो वो लगता है कोन गिरने वाली है। तो वो बाद में वो इतनी कि वो रिलीज़ कर देते हैं कोन को, कहीं नीचे लगा कभी ऊपर लगा ना, तो फिर वो पैसे मांगते हैं। तो पैसे भी वो ठीक ठाक, वो उस ज़माने में, मुझे आजकल नहीं पता आजकल क्या है, लेकिन वो पता नहीं उस वक्त पता नहीं 2 लीरा या 5 लीरा जो था वो मांग लिया। तो उस वक्त वो 3 रुपये, 1 पाउंड के 3 लीरा आते होते थे जी। तो अभी तो मेरे हाल 20 का लीरा हो गया जी। सर आप ये जुलेखा इबरार का सवाल है, लिखा है उन्होंने कि सर आप कॉल्स अटेंड नहीं करते। जी देखिए, अगर हम कॉल सारा दिन अटेंड करेंगे तो काम कैसे करेंगे। ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे ये मिनिमम जो है 200 मैसेजेस चल रहे होते हैं डेली। अगर हम सारा दिन कॉलें सुनेंगे तो काम कैसे करेंगे। अभी भी ये जो मैं लाइव हुआ 5:30 अपना ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद हुआ। सो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कॉल्स लाजमी अटेंड करें तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, वहाँ पे मैसेज छोड़ के या कॉल करके वहाँ पे 30 पाउंड कंसल्टेशन के जो हैं वो पे कीजिए। तो फिर देखिए हम फ़ोन उठाते हैं या नहीं, ठीक है जी। तो जो फ़ोन कंसल्टेशन बुक हुई होती है उसको फिर हम उनकी कॉल्स जो हैं वो लेते हैं। तो बाकी सारा दिन हम कॉल्स नहीं ले सकते। तो बात का ये है कि जब ब्रेक आती है या कोई ऐसा मौका मिल जाता है फ्री में, लकीली जो है वो फिर हम रिप्लाई दे देते हैं। अदरवाइज़ जो है फ़ोन बिल्कुल लेते हैं, लेकिन जिन्होंने फ़ीस पे की होती है जी। सो जब भी कॉल करें, कॉल करने के बजाय बेटर यही होता है मैसेज छोड़िए और कहिए कि वी नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। और 30 पाउंड पे कीजिए, फिर हम अपॉइंटमेंट बुक करके तो फिर हम आपको कॉल बैक कर लेते होते हैं जी। अच्छा जी, चैरिटी वर्कर वीज़ा क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट अ यूके चैरिटी वर्कर वीज़ा, ये वाली वीडियो थी जी यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर सवाल है जी। हाय सर, होप यू आर डूइंग वेल जी, बहुत शुक्रिया जी आपके पूछने का बसु सिंह जी। अच्छा, प्लीज़ कैन यू हेल्प मी थ्रू अ चैरिटी वीज़ा विच कंपनी इन द यूके दे आर प्रोवाइडिंग COS नंबर। देखिए हम वकील हैं, हम सिर्फ प्रोसेस करवाते हैं आपकी एप्लीकेशन का।
ठीक है जी। अब कौन सी कंपनीज हैं यूके में जो ये चैरिटी वर्कर वीज़ा देती हैं या जिनके पास स्पॉन्सर होता है, वो हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं पता। किसी और को पता हो तो आप किसी और से पूछ लीजिए, ना मुझे पता है, ना ही मैं पता करता हूँ कि जी कौन सी कंपनी के पास स्पॉन्सर है कि नहीं। मैं तो वकील हूँ, मैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स लूँगा और अपना लीगल प्रोसेस करूँगा। सो वीडियो देखने का शुक्रिया। मैं जब इस तरह का जवाब देता हूँ तो ये लोग इस तरह के अक्सर चैनल अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं और नीचे नेगेटिव कमेंट्स भी कर देते हैं। वो समझते हैं जी कि वो मैं अखबार लेके या गूगल पे बैठ के वो इनके लिए स्पॉन्सर मैं कैसे ढूंढूंगा। मैं वकील हूँ, मैं तो अपना काम करूँगा, तो ये स्पॉन्सर ढूंढना ये वो सारा ये मेरा काम तो नहीं है ना जनाब। अच्छा जी, ये वीडियो थी जी वीज़ा एज अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड, ब्रिटिश चाइल्ड के ऊपर। और हरिमान चीमा जी ने सवाल था इनका, सर मेरा सन यूके में 5 इयर्स कंप्लीट कर चुका है, स्टेटलेस केस अप्लाई करना है, आपसे कैसे रब्ता किया जी। आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा ऑफिस का एड्रेस भी जो आ रहा है जी, ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है। आप आना चाहें तो आ जाइए, नहीं आ सकते तो आप डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और फीस जो है वो कंपनी अकाउंट में डाल सकते हैं। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस जी। शबनम नाज जी का सवाल है जी कि सर मैंने ज़म्ब्रानो रूट पर एप्लीकेशन की थी और मेरे 2 एडल्ट बच्चे हैं यूके में और हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है, वो भी ब्रिटिश थे, और उस वक्त 2 बार एप्लीकेशन की है बट रिफ्यूज़ हो चुकी है। अब अगर ज़म्ब्रानो रिफ्यूज़ हो जाता है तो क्या मैं विडो या ब्रिटिश पर्सन एप्लीकेशन कर सकती हूँ और क्या चांसेस हैं? देखिए चांसेस तो मैं शबनम नाज़ी आपको नहीं बता सकता। सो मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी जो 2 मरतबा प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, मैंने ये आपको एक तो मैसेज कर दिया है, आप रब्ता कर लीजिएगा हमसे, क्योंकि मैं पहले तो आपकी जो 2 रिफ्यूज़ल्स हुई हैं मैं पहले वो पढ़ूंगा कि जी वो रिफ्यूज़ल्स क्यों हुई थी आपकी, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये है कि बच्चों की एज क्या है, अभी आप यूके में कब से आई हैं, हस्बैंड की आपकी डेथ आपकी हो चुकी है लेकिन आप लोगों को ज़ाहिर 2 ज़म्ब्रानों की एप्लीकेशन हुई हैं, टाइम आपको कितना हो गया, तो उसमें बहुत से फैक्टर्स होंगे जो मैं जानना चाहूँगा। और जानने के बाद जो है मैं आपको मुझसे जो भी हो सका, जितनी आपके लिए हो सकी, तो मैं आपके लिए लाजमी कुछ ना कुछ करूँगा। और आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि शायद आपने ट्रैक जो है वो गलत चूज़ किया है। जैसे आपके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है, आप सिंगल मॉम भी हैं ऑब्वियसली, सब 2 बच्चों की लुक आफ्टर कर रही हैं, तो उसमें आपके पास ह्यूमन राइट्स के कहीं ना कहीं और कोई ना कोई ऑप्शंस लाजमी अवेलेबल होंगे कि आपको यूके का कोई वीज़ा जो है वो दे सकें ऑन द बेसिस ऑफ योर चाइल्ड और या आपके सर्कमस्टांसिस। सो मैं ज़्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं करूँगा कि मैंने आपकी फ़ाइल देखी नहीं है, आपके सर्कमस्टांसिस वो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने मैसेज का आपके रिप्लाई दे दिया है। आप जो है हमारे ऑफिस से रब्ता कर लीजिएगा, मेरे ऑफिस की जो हमारी टीम है वो आपकी अपॉइंटमेंट मुझसे बुक कर देगी और मैं आपसे यही सारे सवालात करने के बाद जो भी मुझसे बन पड़ा मैं इंशाल्लाह जो है वो लाजमी आपके लिए करूँगा जी। और मैं ये आपकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ कि आप एज अ विडो भी हैं, आप हस्बैंड भी नहीं हैं, आपके बच्चे भी हैं और आप कितनी मुश्किल का शिकार होंगे जी। इब्रार मोहम्मद साहब ने लिखा जी कि सर आप बहुत ज़्यादा क्या लिखते हैं जी, हैं आप, प्लस आपका आंसर भी क्लीन एंड क्लीन होता है, भाई क्लियर मिलता है, और आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये आपने जो है वो तारीफ़ की थी गालबन के जी के आप बड़ा जो है क्लीन सवाल का जवाब दे देते हैं और आसान ज़ुबान में आपने लिखा है जी कि हम आपको समझा देते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया अगर आपको समझ आ जाती है। I got a EU settlement scheme family permit visa for, please tell us which documents need to apply for EU settlement। देखिए EU settlement का जो टाइम है वो तो अब ख़त्म हो चुका हुआ है, वो उसकी तो डेडलाइन जो थी वो ख़त्म हो गई है। अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और आपके कोई ख़ास पर्टिकुलर कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने कोई एप्लीकेशन टाइम के ऊपर क्यों नहीं की, तो वो देन दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स तो आपको बता ही नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइम ही ख़त्म हो गया वो उसका। 30 जून थी, पहले दिसंबर थी, 31 दिसंबर थी, फिर 30 जून थी, वो डेडलाइन ख़त्म हो गई हुई है। सो अब आप बाय लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई ख़ास रीजंस हैं तो आप जो है रब्ता हमसे कर सकते हैं। मैं आपकी सुनने के बाद
फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी और प्रॉपर आपको एडवाइस भी करूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम। EU रेजिडेंस कार्ड पर स्टेप फादर को UK बुला सकते हैं। देखिए अब तो वो टाइम ख़त्म हो गया हुआ है, ये अब तो आप नहीं बुला सकते, चूँकि वो जो उनका टाइम था फैमिली परमिट वाला वो ख़त्म हो गया। तो बहरहाल वो स्टेप फादर या रियल फादर वो उसकी तरफ जाने का फ़ायदा ही नहीं है, चूँकि वो जो टाइम था वही ख़त्म हो गया हुआ। मेरा बेटा चाइल्ड ब्रिटिश चाइल्ड है, उसके बेस पर UK आ सकती हूँ, वो मेरे साथ पाकिस्तान में रहता है, और अगर वीज़ा मिला तो कौन सा स्टेटस मिलेगा, सेटल्ड या प्री सेटल। देखिए राजा साहब, आप जो है राजा साहब हैं, फ़ोटो आपने लेडी की लगाई हुई है, नाम तो ये राजा साहब रखे है, ऐसा मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं। मैं मैडम करके आपको बात करूँ या सर कहूँ। तो राजा साहब लाहौर में एक कपड़ों की दुकान भी होती थी राजा साहब में इसी ज़माने में, पता नहीं अभी भी है नहीं। अच्छा, वो अब आपका जो ब्रिटिश चाइल्ड है उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं अब आप ख़तून हैं या साहब हैं, तो थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन दीजिएगा, क्योंकि दोनों में फ़र्क, जेंडर का फ़र्क है, सवाल के जवाब में भी फ़र्क आ जाता है जी। राजा साहब ने फिर लिखा है प्लीज़ रिप्लाई मी। मैं आप क्या रिप्लाई करूँ, आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपसे कुछ चीज़ें जानने के बाद आपको प्रॉपर जो है वो आंसर करूँगा जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। मैं जो है टाइम काफ़ी मैंने लगा दिया है आज पुराने सवालों के जवाब देने में, अभी भी सवालात बहुत मिसिंग है, तो मैं अब बाकी जो सवाल हैं उनके कल जवाब दूंगा। तो मैं चाहूँगा अब आपसे इजाज़त चाहूँ लेना। तो मुझे नहीं पता आप में से अभी कितने बंदे हैं जो सवाल छोड़ के चले गए हैं। जो मैं देखता हूँ जो अभी लास्ट के हैं मैं उनके जवाब देता। फैमिली परमिट के मतलब बताएं सर। करम सही साहब, ई फैमिली परमिट जो है वो तो अब ख़त्म हो गई हुई है उसकी कहानी ना, चूँकि ब्रेग्जिट हो चुका हुआ है, जो उसकी डेडलाइन थी वो भी ख़त्म हो गई हुई है। अब जो लोग सब UK के अंदर मौजूद थे जिनके को ख़ास ऐसे सिचुएशन थी कि वो अप्लाई क्यों नहीं कर सके, सब वही अभी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तो टाइम ख़त्म हो गया हुआ है। ये तहमीना बाबर का सवाल है, सर आप डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ बता दीजिए। जी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर तहमीना जी जितना मैंने बताया है, शायद डोमेस्टिक वायलेंस वालों ने उतना नहीं बताया होगा, एजेंसियों ने नहीं बताया होगा जितना डोमेस्टिक वायलेंस का जितने मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस किए हैं, सक्सेसफुल केसेस किए हैं, और जितना डोमेस्टिक वायलेंस के मैंने बताया। आप शायद फर्स्ट टाइम आई हैं मेरे इस अकाउंट पे, ऊपर जाइएगा, ऊपर से मराद ऊपर के फ्लोर में या ऊपर नहीं, मेरे अकाउंट के ऊपर जाइएगा तो जहाँ पे आप वहाँ पे लिखिएगा डोमेस्टिक वायलेंस, तो मेरी काफ़ी वीडियोस जो हैं उस डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से निकल आएंगी। या आप ऐसे कीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप कोई बुक लिखना चाहती हैं तो तब भी लिख सकती हैं, और अगर आप कोई केस करवाना चाहती हैं तो फिर आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। और अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कोई फिल्म बना रही हैं तो आप मुझे कास्ट भी कर सकती हैं उसमें। ILR पर इफेक्ट नहीं होता, ILR पर इफेक्ट नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो उसकी बेस के ऊपर ILR मिलता है, और अगर उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका, लेकिन यह है कि ILR मिलने के बाद अगर वो पता चलेगा जी कि ये फेक डोमेस्टिक वायलेंस था, फ्रॉड की बेस पे लिया हुआ था, तो वो फिर अफेक्ट हो सकता है उसके ऊपर। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अब आपका मकसद क्या है पूछने का। हाउ टू अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा। जी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, स्टूडेंट वीज़े के लिए किसी यूनिवर्सिटी से रब्ता कीजिए, उनको उनकी फ़ीस पे कीजिए, वो आपको कैश लेटर जो होता है CS लेटर वो आपको देंगे। फिर आप अपने अकाउंट में पैसे जो हैं 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट रेडी कीजिए, तो अप्लाई कीजिए। अब इसमें और कैसे अप्लाई करना है। मेरी सिस्टर विडो है, उनके बच्चे हैं पाकिस्तान में, क्या वो UK के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड। देखिए आप की सिस्टर जो विडो हैं वो उनके बच्चे पाकिस्तान में, देखिए वो आजकल तो विज़िट वीज़ा वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। सो इसमें मुझे नहीं पता आपके अपने सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट क्या है, सिस्टर वहाँ पे क्या करती हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चों की एज क्या है, वो UK क्यों आना चाहते हैं, परमानेंट आप
तो नहीं बुलवा सकते, उनको विज़िट पे आना चाहते हैं तो यहाँ कहाँ रहेंगे, अकोमोडेशन क्या, ये बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। सो उसमें यह है कि वो आप अपॉइंटमेंट बना लीजिएगा हमारे ऑफिस में, तो फिर ये आधा पौना घंटा लगा के जो भी टाइम लगेगा मैं आपसे सारी चीज़ें जानने के बाद आपको प्रॉपर जो है वो एडवाइस कर सकूँगा। अरीशा जी ने अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन कहा है जी। अरीशा जी वालेकुम सलाम, और बड़ा खूबसूरत नाम है जी आपका अरीशा, मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना। और वसीम करामत ने कहा जी कि स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में बताइए अगर बिल नेम पर ना हो तो। देखिए वो बहुत से केसेस में इश्यूज निकल आते हैं। सो बेटर यही होता है कि जब आप स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ज्वाइंट कर लीजिए, या आपका यूटिलिटी बिल जो होता है वाटर का, इलेक्ट्रिक का, गैस का, कोई सा भी, वो आप ज्वाइंट नेम पे दोनों के इकट्ठे नाम पे कर लीजिए। अक्सर लोग सब खाली फ़ोटो के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि जी असी मियाँ बीवी इकट्ठे ना नाल सेल्फियाँ खिंच लेंगे ने कि जी वो शायद काफ़ी है। वो काफ़ी नहीं है, वो देखना चाह रहे होते हैं कि जी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शेयर्ड है कि नहीं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कैसे शेयर्ड होगी, अगर आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, अगर आपकी ज्वाइंट लीज एग्रीमेंट है, आपका टेनेंसी एग्रीमेंट ज्वाइंट है, अगर आपका कोई बिल आप दोनों के नाम के ऊपर है, तो इस तरह की ये चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। और यू मस्ट गो फॉर ये बिल जो है अपना तो अपनी बेगम के नाम लगाएं। वो कई बंदे कहते हैं जी मेरी बेगम जो है वो तो कहती है कि नहीं जी नहीं, मैं तेरे ना कोई चीज़ नहीं लानी, तो वो इसलिए अगर इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं तो फिर वो आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं। अगर वो आपको अलाउ कर रही हैं, उन्होंने कहा जी मैं दिल तेरे नाम लाता है, जिंदगी तेरे नाम लाती है, तो हूँ तू बिल जड़ा वो मेरा नाम क्यों नहीं पाना चाहती, तो माफ़ी मूफी मंग लो, पैरी पै जाओ, फुल्लां दे बुक्के शुक्के लै जाओ उन्होंने वास्ते, तो जड़ा ना जी अपना बिल अपने नाम, आधा अपने नाम आधा बेगम के नाम करवाएं, वरना एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आएंगी। फ़िज़ा जी ने सवाल है उनका, इफ़ योर वीज़ा इज़ गोइंग टू एक्सपायर बिफोर योर फाइनल रिजल्ट देन ए स्टूडेंट कैन अप्लाई PSW 2 वीक्स गैप। देखिए जो PSW होता है पोस्ट स्टडी वर्क जिसको कहेंगे, वीज़ा जो उस तरह का होता है, वो टेक्निकली आपके फाइनल रिजल्ट की बेस के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर आप उससे पहले अप्लाई कर रहे हैं, चूँकि अक्सर लोगों का ये इशू निकल रहे हैं आजकल के, वो टाइम का बीच में गैप आ जाता है, वो कहते हैं जी हम इस गैप को कैसे कवर करें। तो उसके लिए ये है कि आप यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं, और अगर जहाँ पे ये चीज़ें सारी मैटर करेंगी कि आपको यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन अगर बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले अपनी एप्लीकेशन आप लाजमी डाल दीजिए, कि ये ना हो कि उधर से रिजल्ट लेट हो, उधर से आप वेट करें, तो आपका बीच में जो है एक दिन का भी अगर गैप आ जाता है, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, सो आप चाहे नया वीज़ा आपको मिल भी रहा हो, लेकिन वो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगी। सो बेटर यही है कि आप वीज़ा एक्सपायर होने से पहले जो है वो एप्लीकेशन लाजमी डाल लीजिए। ये रिकनसाइल का कोई सवाल था यहाँ पे, किसी का कहाँ गया? ये बड़ा अच्छा था, रिकनसाइल, पता नहीं वो डोमेस्टिक वायलेंस के बाद का था या क्या था, वो मैं पढ़ना चाह रहा था, वो मिस हो गया मुझसे। इफ़ समवन गॉट अ सिटीजनशिप थ्रू असाइलम, नाउ ही आस्क UK पासपोर्ट, सो कैन ही विजिट होम कंट्री। देखिए असाइलम का मतलब ये होता है, ऑब्वियसली जो बंदा असाइलम करता है यहाँ पे वो बड़ा सियाना आदमी होता है, और उसने टाइम भी यहाँ पे बड़ा गुजार लिया होता है, और उसको दाएं बाएं बड़ी मालूमात भी बड़ी होती है। सो इसलिए ये जो है आपको भी पता ही है कि असाइलम का मतलब ये होता है कि जी कि जिस कंट्री के ख़िलाफ़ आपने असाइलम किया होता है उस कंट्री में आपको अलाउ नहीं होता जब तक वो वीज़ा चल रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली जब पासपोर्ट मिल जाता है तो वो भी ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, UK बॉर्डर एजेंसी वाले भी, और आप लोग भी बॉदर नहीं करते हैं। सो पासपोर्ट मिलने के बाद जो है वो खौफ भी ख़त्म हो जाता है, वो फियर भी चला जाता है, फिर वो उसी कंट्री से दोबारा बार बार चक्कर भी लगते हैं, तो सारी चीज़ें सीधी हो जाती हैं। ये खौफ मैं उस कंट्री से नहीं जाना, मैंने मार देंगे, मेरे फलां हो गया है, मैंने मजहबी डारे, मैनू मेरा सियासी मैनू मसले ने, वो सारा कुछ जो है वो असाइलम के केस तक ही रहता है। खौफ फियर फैलाते हैं कि जी मैं अगर वापस गया तो मुझे तो मार डालेंगे वो। लेकिन जो ही वो स्टे मिल जाता है और जो ही पासपोर्ट मिल जाता है तो सारा कुछ जी सीधा हो जाता है जी। चलो अच्छा है, सीधा तो हो जाता है। Sorry sir, how to apply a student visa from Pakistan? Sorry, I can't answer this question. You need to contact with the university. वहाँ से आप गैस लेटर लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर लीजिए,
उसके बाद आप हमसे रब्ता कीजिए, किसी भी वकील से रब्ता कीजिए, वो आपकी एप्लीकेशन करेंगे। एजेंटों के पास ना जाइए। मैं पिछले दिनों में गया पाकिस्तान, लाहौर में देखा हर गली महल्ले में एक एजेंट बैठा हुआ है, हर गली महल्ले में। नीचे वो दर्जी की दुकान है, ऊपर एजेंट बैठा हुआ, नीचे नाई की दुकान है, ऊपर एजेंट बैठा हुआ। वही नाई जो है वो मुंह के उत्ते कवर पा के ना, मास्क पा के बाल काट रहे हैं, तो वहीं पे स्टूडेंट पकड़ के ना ऊपर ले जाता है स्टूडेंट वीज़ा करवाने। और 80% वो एजेंट है जिन बेचारों के अपने वीज़े नहीं कभी लगे हुए। वो घर से लाहौर से ढाका तक नहीं गया हुए, तो वो कराची तक नहीं गया हुए। कई लोग तो वो लोगों के वीज़े लगवा रहे 20 वीज़े अप्लाई करेंगे, एक आध लग ही जाता है उनका ना। तो वो उसी एक वीज़े का फ़ोटो जो है वो निकाल के लोगों को दिखाएंगे और उसी के ऊपर और 20 बंदे जो हैं घेर लेते हैं। क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं। ये ऐसे ही है कि एक डेंटिस्ट जो है वो हॉस्पिटल बना के बैठा है, एक डेंटिस्ट डॉक्टर है वो बैठा है, और एक वो सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, वो लेग ना ऐसे वो किल्ली सी एक हिस्सा वो उससे दांत निकाल देता है। लोग वो सड़क वाले के पास जाके मुंह की बीमारी लगवा लेंगे, लेकिन दांत उससे निकलवाएंगे, प्रॉपर डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। मैं दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा आपसे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा प्लीज़, वहाँ पे सवाल छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।